अनुपमा पराग से कहती है, हर शादी से पहले बेटी से क्यों नहीं पूछा जाता कि तुझे कैसा लड़का चाहिए, और उसे इस चीज का क्यों नहीं विश्वास दिलाया जाता कि जो लड़का हम पसंद करके लाए हैं, अगर वो तुझे पसंद नहीं आता तो मना कर दे, हम तेरी पसंद से ही शादी करवाएंगे। ये बातें सुनकर ख्याति और पराग दोनों हैरान होते हैं। अनुपमा कहती है, जब हम गुड्डे गुड़िया से लेकर सब कुछ अपनी बेटी की पसंद का लाते हैं तो क्यों नहीं हम शादी के लिए भी बेटी की ही पसंद पूछते हैं। इसी बीच प्रार्थना बोलती है, मुझसे भी मेरी पसंद नहीं पूछी गई। मैं जैसे ही कॉलेज से वापस आई तो मोटिबा ने कहा कि हमने तेरे लिए लड़का देख लिया है, जबकि मैं शादी करना भी नहीं चाहती थी और मुझसे मेरी पसंद पूछे बिना ही मेरी शादी 1 हफ्ते में करा दी गई, जबकि मैं MBA करके बिजनेस में हाथ बटाना चाहती थी। ये बातें सुनकर पूरा कोठारी परिवार शर्मिंदा होता है। अनुपमा एग्जाम्पल देती है कि जब हम रेस्टोरेंट में खाने का चुनाव करने के लिए सब मिलकर घंटों चर्चा करते हैं तो शादी का फैसला बिना सबसे बात किए कैसे कर सकते हैं। मोटिबा पूछती है कि आप क्या कहना चाहती हैं। अनुपमा कहती है कि मैट्रिमोनियल कोर्टशिप की इम्पोर्टेंस को समझिए। अगर आप नहीं जानते मैट्रिमोनियल कोर्टशिप क्या है तो मैं आपको बता दूं। शादी के लिए लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, समय बिताते हैं ताकि वो देख सकें कि वो एक दूसरे के लिए सही पार्टनर हैं या नहीं। मोटिबा कहती है, क्या आप ये बेशर्मी की रस्में चलाना चाहती हैं? अनुपमा कहती है, क्या आप ये चाहती हैं कि बेटी अपने माता पिता से खुलकर अपनी बात ही ना कह पाए? मोटिबा और अनुपमा में बहस होती है। मोटिबा कहती है कि जितनी ज्यादा लव मैरिज होती है उतने ही डिवोर्स ज्यादा होते हैं। अनुपमा कहती है, प्रार्थना की अरेंज मैरिज में भी डिवोर्स हुआ है तो इसमें गलत कौन है। ये सुनकर मोटिबा को दुख होता है, लेकिन वो अनुपमा और अंश को प्रार्थना के डिवोर्स का जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन अनुपमा साफ कहती है कि प्रार्थना का डिवोर्स इस दरिंदे गौतम की वजह से हुआ था, क्योंकि ये प्रार्थना की तकलीफों की जड़ है। अनुपमा कहती है कि काश प्रार्थना पहले गौतम से मिली होती तो उसके असली रूप को पहचान जाती और आपको अपनी मर्जी बता देती। मोटिबा अनुपमा के मॉडर्न सोच देखकर दंग रह जाती है। वो कहती है कि आपको क्या लगता है, साथ में कॉफी पीने से, एक साथ बाहर घूमने से क्या एक दूसरे को जाना जा सकता है? किसी को जानने के लिए उसके साथ हर समय रहना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तालमेल बिठाने के लिए दोनों एक साथ रहें। क्या तालमेल बिठाने के लिए हर हद पार करना सही है? शादी तालमेल से नहीं, संस्कार और समझौतों से निभाई जाती है। अनुपमा कहती है कि समझौता भी दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से नहीं। तभी ख्याति बीच में कहती है कि आप तो अनुज के साथ शादी से पहले एक साथ रही थी, लेकिन फिर भी आपकी शादी क्यों नहीं चली? आपकी अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों ही नहीं चली। आप तो अनुज के साथ भी शादी नहीं निभा पाई। ख्याति प्रार्थना से कहती है कि तुमने काउंसलिंग भी ऐसी औरत से ली जो खुद रिश्तों में फेल हो गई, तुम्हारी जिंदगी कैसे ठीक होगी? प्रेम ख्याति को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ख्याति उसे चुप करवा देती है। अनुपमा ख्याति से कहती है कि प्रेम आपसे कई सालों तक नाराज रहा, लेकिन आप अपने रिश्ते का सच जानती थी। वैसे ही मैं अपने रिश्ते का सच जानती हूँ। वनराज से मेरा रिश्ता क्यों टूटा ये मैं जानती हूँ, और अनुज से मेरा रिश्ता टूटकर भी आज तक क्यों जुड़ा हुआ है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी कहानी जानना है तो मैं कभी आराम से आपको सब बताऊंगी, लेकिन अभी मेरे घर में अंश की शादी है तो मेरे पास वक्त कम है। अनुपमा सबसे कहती है कि अगर आपको प्रार्थना की दूसरी शादी से प्रॉब्लम है तो पराग जी ने भी तो 2 शादियां की हैं। अगर दूसरी शादी करना गलत होता तो पराग जी ये गलती नहीं करते। तभी गौतम कहता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि प्रार्थना दूसरी शादी में खुश रहेगी? कौन गारंटी देगा कि प्रार्थना अंश के साथ खुश रहेगी? अनुपमा तुरंत जवाब देती है कि इस बात की गारंटी जरूर है कि प्रार्थना तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं थी और ना कभी रह सकती है, इसलिए तुम बीच में मत बोलो। अनुपमा सबसे कहती है कि अंश बहुत अच्छा लड़का है, उसके माता पिता नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी कम उम्र में पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहा है। अंश प्रार्थना से बहुत प्यार करता है और वो प्रार्थना का बहुत ख्याल रखता है। अनुपमा सबको समझाती है कि प्रार्थना को मन की शांति चाहिए और यदि भविष्य में कोई प्रॉब्लम आती है तो सब मिलकर अंश और प्रार्थना को समझा सकते हैं। अनुपमा सबको पॉजिटिव सोच रखने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन अभी तक आपने अपनी बेटी को आज़ाद नहीं किया है। तभी मोटिबा अनुपमा से कहती है कि आप अपना प्रवचन बंद करिए। लड़कियों को तब तक आज़ादी नहीं मिलेगी जब तक आप जैसी औरतें उस आज़ादी का गलत फायदा उठाएंगी। पहले आपने अपने पति को छोड़ा, फिर आप अनुज के साथ बिना शादी के रहने लगी। अनुपमा चौंक जाती है। मोटिबा कहती है कि आप कभी बिजनेस, कभी डांस, कभी अमेरिका, कभी मुंबई,
कभी अनु की रसोई, कभी डांस कंपटीशन। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप कहाँ पहुंची हो? 2 शादियां करने के बाद भी आप अपनी जिंदगी अकेले बिता रही हैं। अनुपमा हैरान रह जाती है। मोटिबा कहती है कि जितनी आजादी आपको मिली है उतनी किसी को भी नहीं मिली, लेकिन फिर भी आप आज भी संघर्ष कर रही हैं। इस पर अनुपमा कहती है कि कम से कम मैंने अभी तक हार नहीं मानी। मैं असफलता से नहीं डरी। मैंने जीवन में सफलता, असफलता, अमीरी, गरीबी, दुख, सुख सब देखा है, इसलिए मैं जिंदगी को ज्यादा अच्छे से समझती हूँ। मुझे खुशियाँ बहुत कम मिली हैं, इसलिए मैं उनकी कदर करना जानती हूँ। इसके बाद अनुपमा कहती है कि मैं यहाँ प्रवचन देने नहीं आई थी, मैं यहाँ आप सबको शादी का इनविटेशन देने आई थी। कल मेरे बच्चों की शादी है, आप लोग आएंगे तो इन्हें बहुत खुशी होगी। प्रार्थना रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि अपनी बेटी की शादी में जरूर आना। अनुपमा कहती है कि हमें आप सबका इंतजार रहेगा, क्योंकि आपके बिना प्रार्थना की खुशी अधूरी है। कम से कम लोगों को दिखाने के लिए ही आ जाना। अनुपमा पराग से कहती है कि आप बहुत दान पुण्य करते हैं, इसलिए दुनिया के सबसे बड़े दान कन्यादान से वंचित मत रह जाइए। राही और माही जानती हैं कि कन्यादान के समय पिता की कमी कैसी महसूस होती है। क्या वही दुख आप प्रार्थना को देना चाहते हैं? अगर आप खुशी खुशी बेटी को विदा करेंगे तो बेटी को भी अच्छा लगेगा और भगवान को भी अच्छा लगेगा। पराग मन ही मन इमोशनल होता है। दूसरी तरफ लीला कहती है कि अनुपमा को प्रार्थना के साथ नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि कोठारी परिवार पहले ही उन पर गुस्सा है। कोठारी परिवार के आने से या ना आने से शादी रुकने वाली नहीं है। पाखी लीला से सहमत होती है और कहती है कि मम्मी को हर जगह महान बनना होता है, वो रोजाना नया बखेड़ा खड़ा कर देती है। तभी जसप्रीत आकर कहती है कि ये टैलेंट तुम्हारा है, बखेड़ा तुम शुरू करती हो, और बेचारी अनुपमा उसे समेटने में लगी रहती है। पाखी जसप्रीत से कहती है कि तुम्हारी ये गलतफहमी उस दिन दूर होगी जब मम्मी तुम्हारी बैंड बजाएगी। जसप्रीत और पाखी में बहस हो जाती है। तभी लीला उन्हें चुप कराती है और कहती है कि ये शादी वाला घर है, यहाँ झगड़ा करते हुए क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अनुपमा भी भूल गई है कि शादी की तैयारियां करनी है। वहीं रास्ते में प्रार्थना अनुपमा से पूछती है कि क्या माँ और पापा शादी में आएंगे? अनुपमा कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर आएंगे। प्रार्थना पूछती है कि आपको इतना विश्वास क्यों है? अनुपमा कहती है कि मैं भी माँ हूँ, मैं माता पिता की भावना अच्छे से समझती हूँ। हमने अपना काम कर दिया है, बाकी हम भगवान पर छोड़ देते हैं। अनुपमा बीच में ऑटो रोकती है और खुद उतर कर प्रार्थना को भेज देती है। अनुपमा अनु की रसोई में आती है तो उसे उस दिन की याद आती है जब अनु की रसोई में आग लगी थी। अनुपमा रसोई को देखकर इमोशनल हो जाती है। अनुपमा को अनु की रसोई की पुरानी यादें याद आती हैं। अनुपमा अंदर आती है और चारों तरफ देखकर दुखी हो जाती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अंश और प्रार्थना की हल्दी की रस्म में सब डांस करते हैं। गौतम मोटिबा को भड़काता है कि कोठारी और गांधी परिवार का चिराग शाह परिवार का चिराग कहलाएगा। इसके बाद मोटिबा और ख्याति हल्दी की रस्म में आती है। वो प्रार्थना को कानूनी कागज देती है और कहती है कि हम यहाँ जिम्मेदारियों का बोझ उतारने आए हैं। अनुपमा चौंक जाती है। आपको क्या लगता है, गौतम शादी में कोई बड़ा तमाशा क्रिएट कर सकता है?